नालायक, पूरे दिन घर में पड़ा रहता है। कितनी बार कहा है कि कुछ काम धंधा सीख ले, मगर नहीं। अगर काम सीख लिया तो 4 पैसे तो घर में आएंगे और वो तुझे बुरा लगेगा। दीपक की मां दीपक पर गुस्से में चिल्लाए जा रही थी। पैसे के अभाव में दीपक 8वीं के बाद पढ़ नहीं पाया। कुछ मासूम सपने आंखों में ही मर गए। बाप का 24 घंटे शराब पीकर पड़ा रहना और गाली गलौज करना, ऐसे में पुष्पा क्या करती? वो तो अपना गुस्सा अपने बेटे पर ही निकालती। माँ, मेरी उम्र के बच्चे कहाँ काम करते हैं? मैंने तो अपनी उम्र के बच्चों को सिर्फ पढ़ते और खेलते हुए देखा है। पुष्पा रोने लगी। वह जानती थी कि वह अपने बेटे पर अत्याचार कर रही है, लेकिन आखिर वह क्या करती? बिना पैसे के 4 बच्चों को पालना बड़ा ही मुश्किल था, ऊपर से पियक्कड़ पति। पुष्पा बोली, मैं भी गुस्से में तुझे क्या क्या बोल जाती हूँ। चला, मैंने सत्तू घोल दिया है, सत्तू पी ले। सत्तू? छी, अब तो इसका नाम सुनते ही उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। मुझे नहीं पीना सत्तू वत्तू। माँ, रोटी सब्जी बना दो ना। तभी बराबर में पड़ा हुआ उसका शराबी बाप गजेंद्र बोला, अरे बड़े नवाबजादे हो तो सत्तू नहीं पीता? हाँ, अरे गर्मी में सत्तू पीने से लू नहीं लगती। हाँ, आए बड़े रोटी सब्जी खाने वाले सारे हरामखोर इसी घर में पैदा होने थे। पुष्पा, अगर तू सारे बच्चों के साथ मिलकर भीख भी मांगे ना तो दिन के 300-400 रुपए कमा लेगी। कैसे आदमी हो आप जो अपनी बीवी बच्चों से भीख मंगवाना चाहते हो? इससे पहले कि मुझे भीख मांगनी पड़े, मैं अपने 4 बच्चों के साथ जहर खा लूंगी, मगर भीख नहीं मांगूंगी। हाँ। पुष्पा की समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी। दीपक 13 साल का था। बाकी के बच्चे दीपक से छोटे थे। वह उन बच्चों का पेट कैसे पालती? उनका खाने के लिए तरसना उससे देखा नहीं जा रहा था। भरी गर्मियों के दिन थे। पुष्पा अपने हाथ से अपने बच्चे को पंखे से हवा कर रही थी। गर्मी के मारे छोटी बेटी चुनिया को हैजा हो गया। जब खाने को पैसे ना थे तो दवाई के पैसे कहां से आते? आंखों में आंसू भरते हुए पुष्पा बोली, भगवान, ये तेरी कैसी कठोर परीक्षा है। मेरे बच्चे मेरी नजरों के सामने मर रहे हैं और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तभी दीपक ने आकर अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, रोती क्यों हो? आप कहती थी ना कि मैं कोई काम ढूंढ लूं, तो मैंने काम ढूंढ लिया है। कल से मैं मंगत हलवाई की दुकान पर बर्तन धोने का काम किया करूंगा। पुष्पा की आंखें खुशी से चमकने लगी, मानो कि उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने चहकते हुए पूछा, अच्छा, पगार कितनी है? 1000 रुपये महीना और साथ में खाना भी। दीपक अगले दिन से मंगत हलवाई की दुकान पर जाने लगा। वह वहां पूरे दिन बर्तन मांजता और रात में बचा खुचा खाना लेकर घर आ जाता। इसी तरह 7 महीने बीत गए। दीपक धीरे धीरे हलवाई से खाना बनाना भी सीखने लगा। एक दिन मंगत ने पूछा, दीपक, मेरी तिजोरी में 6000 रुपए रखे थे, तूने निकाले हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हो काका? मैं भला आपके पैसे क्यों निकालूंगा? आज तक कभी एक खोटा सिक्का भी उठाया है क्या? एक बार मनोज से पूछो ना, दुकान की साफ सफाई तो वही करता है। मनोज ने ही बताया है कि पैसे तूने निकाले हैं। मैंने तेरी माँ को बुलाया है, थोड़ी देर में आती होंगी। लो, वो आ भी गई। सुनो दीपक की माँ, तुम्हारे बेटे ने मेरी तिजोरी में हाथ डाला है। तुम्हारी इज्जत की वजह से मैंने कुछ नहीं कहा, वरना पुलिस को बुला देता। जाओ, इसे ले जाओ। आज के बाद से ये मेरे यहाँ काम नहीं करेगा। नहीं लाला, मेरा बेटा कभी चोरी नहीं कर सकता। मुझे पूरा भरोसा है। काम से निकालना है तो ऐसे ही निकाल दो, पर मेरे दीपक पर चोरी का इल्जाम मत लगाओ। हाँ, तुम इसे यहाँ से ले जाओ, मैं अब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इससे पहले कि शोर शराबा होता, पुष्पा उसका हाथ पकड़कर घर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मैंने चोरी नहीं की। जानती हूँ दीपक, चोरी तो भगवान ने की है, हमारी खुशियों की, उम्मीदों की।
सब कुछ छीन लिया, कुछ भी बाकी नहीं बचा। दीपक भी रोते रोते सो गया। रात में उसे सपना दिखाई दिया कि वह एक कुएं में गिर गया और वहां से एक गुफा में पहुंच गया। वहां एक बहुत बड़ा बर्फ का घर है जिसमें एक परी हाथ में जादू की छड़ी लिए हुए बैठी थी। वह उस छड़ी से जिस चीज को भी छू देती वह बर्फ का बन जाता। वही बर्फ के घर में दीपक बड़ी कढ़ाई में खाना बना रहा था। दीपक गहरी नींद में था, लेकिन पुष्पा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी, सब बच्चों को ले जाकर कुएं में गिरा देती हूँ और बाद में खुद भी कूद जाऊंगी। सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, ना हम रहेंगे और ना भूख। कहते हैं मरने के बाद सब स्वर्ग में जाते हैं और वहां सब सुख सुविधाएं होती हैं, तो हम सब यहाँ कष्ट क्यों भुगते? पुष्पा ने दीपक को जगाया और उससे कहा, दीपक, अपनी छोटी बहन को गोद में उठा ले, हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं। एक बेटी की उंगली पकड़ और एक बेटी को गोद में उठा वह रात में जंगल की तरफ चल दी। दीपक भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे बहन को गोद में लेकर चले जा रहा था। पुष्पा को एक कुआं दिखाई दिया तो वह रुक गई। माँ, ये कुआं तो मैंने अभी सपने में देखा था। इसके अंदर बर्फ का घर है जिसमें परी रहती है। पुष्पा को लगा कि मौत ने उसके बेटे को पहले ही अपना आभास करा दिया है। वह रोती हुई बोली, हाँ, इसमें परियां रहती हैं। हम सब इसके अंदर चलेंगे, वहां हमें खूब अच्छा अच्छा खाना मिलेगा और कपड़े भी। तुम सब मेरे साथ इसमें चलोगे ना? हाँ माँ, हम सब चलते हैं, वरना फिर से सत्तू खाना पड़ेगा। पुष्पा ने आंखें बंद की और अपनी सबसे छोटी बेटी को कुएं में डाल दिया। उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। अब पुष्पा की बारी थी। माँ, पहले मुझे जाने दो, तुम बाद में आना। आपने सुना ना कि वो तीनों कितना चीखती गई हैं? पुष्पा की ये बात सुनकर रुलाई फूट पड़ी। जैसे ही दीपक कुएं में गिरा तो पुष्पा ने देखा कि एक परी उसके चारों बच्चों को लिए कुएं के ऊपर खड़ी है और उसके बच्चों को जरा भी खरोंच नहीं आई। वो तो मुस्कुरा रहे थे। अरे, तुम चारों बिल्कुल ठीक हो? यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसे कौन करता है पुष्पा? बुरे समय में आखिर अपने बच्चों को कौन कुएं में गिराता है? इतनी कमजोर मत बनो, हालातों से संघर्ष करना सीखो। तुम तो माँ हो और माँ पूरे ब्रह्मांड से लड़ सकती है, फिर गरीबी क्या चीज है? आप बर्फ के घर वाली परी हो ना? माँ, ये वही परी हैं जिनके बर्फ में घर में मैं खाना बना रहा था। परी, आप मेरे लिए बर्फ का घर बना सकती हैं? मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मैं अपने बर्फ के घर में खाना बनाकर बेचा करूँगा, फिर हम लोगों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम लोगों के दुख ने मुझे परीलोक से इस नर्क में आने पर मजबूर कर दिया है। अब तुम्हारे दिन समझ लो कि बदल गए। तुम लोग घर जाओ। वहीं मैंने दीपक के लिए एक बर्फ का घर बना दिया है, वह कभी नहीं पिघलेगा। तुम उसमें अपना ढाबा बनाना, मगर साथ में पढ़ाई भी करना। ऐसा कहकर परी गायब हो गई। जब वो लोग घर पहुंचे तो सच में बर्फ का घर देखकर बहुत खुश हुए। बाहर की तरह उसमें दीपक ने ढाबा बना लिया और बोला, माँ, अब देखना, मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगा कि ग्राहक दौड़े चले आएंगे। सुबह जब लोग उठे और उनका बर्फ ढाबा देखा तो लोग चौंक गए। उस दिन से दीपक ने बर्फ के ढाबे में काम करना शुरू कर दिया। लोग गर्मी में उसके ढाबे में खिंचे चले आने लगे। उसकी खूब बिक्री होने लगी। धीरे धीरे उसका बाप भी सुधर गया। वह अब बर्फ के ढाबे में उनकी मदद करने लगा था। गर्मी में बर्फ के ढाबे ने उनके जीवन में बिल्कुल परिवर्तन कर दिया। गीता अपने पति रोहित और 2 बच्चों रिया और रजत के साथ दिल्ली की शिव विहार कॉलोनी में रहती थी। उसका पति रोहित एक क्लर्क था। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन रोहित के साथ काम करने वाली टीना ने उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। एक दिन रोहित ने अपनी खुशहाल गृहस्थी में धमाका किया। गीता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की टीना से प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर गीता चौंक पड़ी। ये आप क्या कह रहे हैं? कम से कम इतना तो ख्याल कीजिए कि हमारे बच्चे हैं, इन पर क्या असर पड़ेगा?
रोहित ने कहा। मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि मैं टीना से प्यार करता हूँ। मैं उसी के साथ खुश रहूंगा। मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? रोहित ने जवाब दिया। तो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ रह रही हो वैसे ही रहो। मैं तुमको खर्चा देता रहूंगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर वो वहां से चला गया। रोहित के बचपन का दोस्त था कैलाश। उसने भी रोहित को बहुत समझाया। दोस्त ऐसा मत करो, भाभी और बच्चों के बारे में सोचो। ये टीना तुम्हारा साथ नहीं देगी। लेकिन रोहित नहीं माना और वो टीना के साथ रहने लगा। शुरू में कुछ दिनों तक तो वो थोड़े पैसे गीता को देता रहा, फिर उसने गीता को पैसे देना बंद कर दिया। एक दिन गीता के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। सभी बच्चे भूखे थे। गीता बहुत परेशान हो गई। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब मेरे सामने एक ही रास्ता है कि मैं सस्ता कमरा किराए पर ले लूं और खर्च के लिए घर का कीमती सामान बेच दूं। उसने कूलर, फ्रिज, टीवी आदि सारा सामान बेच दिया और बहुत सस्ता कमरा किराए पर ले लिया। अब वो भयंकर गरीबी में जीवन जी रही थी। बहुत सारे खर्चे थे। खाने की व्यवस्था करनी थी, बच्चों की पढ़ाई भी थी और भी खर्चे थे। अब गीता इतने रुपए कहाँ से लाती? कैलाश आकर कभी गीता और उसके बच्चों की मदद कर देता था, लेकिन ये मदद भी कॉलोनी वालों को नहीं भाई। कैलाश एक दिन बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान देने आ गया तो सभी पड़ोसी कहने लगे, यार ये कैलाश गीता का यहाँ बार बार क्यों आता है? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अरे यार, दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। इसका और गीता का चक्कर चल रहा है। अजी जनाब, ये है ही ऐसी, तभी इसका पति इसे छोड़कर चला गया। ये बातें गीता और कैलाश ने भी सुनी और गीता रोने लगी। तुम लोग किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन गलत बातें कर सकते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। देखो, मैं बच्चों के खाने के लिए सामान लाया हूँ। सब शर्मिंदा होकर चले गए। फिर गीता ने कैलाश को भी आने से मना कर दिया। गीता एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। वहां उसे 5,000 रुपए महीने मिलने लगे। कमरे का किराया, गैस सिलेंडर, दूध और बच्चों की फीस का खर्च इस आमदनी से कहीं ज्यादा था। जून की भीषण गर्मी पड़ रही थी। गीता, उसके दोनों बच्चे रिया और रजत गर्मी से बेहाल जाग रहे थे। रिया बेचैन होकर बोली, मम्मी, कैलाश अंकल से कह दो ना कि वो हमारे लिए कूलर देकर जाएं। हम उनका उधार धीरे धीरे चुका देंगे। रजत ने कहा। हाँ मम्मी, हम पड़ोस में अपने दोस्तों के घर किसी काम से जाते हैं तो उनके यहाँ कूलर की ठंडी हवा में बैठने को मन करता है, लेकिन वे लोग हमसे बैठने को कहते ही नहीं। रिया बोली, और पता है मम्मी, हितेश की मम्मी गुप्ता आंटी से कह रही थी, इन गरीबों को घर में ना आने दिया करो, पता नहीं क्या उठा ले जाएं। गीता बेचैन होकर दोनों को गले से लगाकर बोली, नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों किसी के घर मत जाना। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। हम अपनी गरीबी में जी लेंगे, लेकिन किसी की मदद नहीं लेंगे। मेरे स्कूल के मैनेजर की कूलर की शॉप है, मैं उससे कूलर उधार ले लूंगी, फिर धीरे धीरे उसके पैसे चुका दूंगी। गीता स्कूल के मैनेजर जयेश सिंह की शॉप पर गई। उसने उधार में कूलर लेने की बात कही। जयेश सिंह बोला, देखिए, आपको अभी उधार में कूलर नहीं मिल सकता, क्योंकि माल की खेप अभी आई नहीं है। डिमांड बहुत ज्यादा है। अभी मेरी शॉप पर कुछ ही कूलर है और वे बिक चुके हैं। गीता बहुत सरल और सीधे स्वभाव की थी। वो वापस जाने लगी, तभी जयेश बोला, एक कूलर है, अगर लेना चाहो तो बताओ। बात यह है कि उसके वाटर टैंक में हल्की सी खरोच है। उसके पैसे भी कम हो जाएंगे, लेकिन अच्छी तरह से सोच लो, फिर वापस नहीं होगा। गीता बहुत खुश हो गई। वो उस कूलर को ले आई। उसके घर के सामने जैसे ही बैटरी रिक्शा रुका, सब लोग झांक कर देखने लगे। कूलर उठवाकर रिक्शे वाला गीता के घर में रखवा गया। रिया और रजत तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो पूरी कॉलोनी में ये समाचार सुनाए। उन दोनों के बहुत से दोस्त और कुछ पड़ोसी भी देखने के लिए आ गए। रिया बड़े ठाठ से बोली, मम्मी, कूलर चालू करो, मेरे दोस्त भी हवा खाएं। आज रजत और रिया को प्राउड फील हो रहा था। गीता ने तुरंत ही कूलर सेट करके प्लग स्विच बोर्ड में लगाया और रजत से कहा, रजत, वाटर टैंक में पानी भरो। रजत पानी भरने लगा। रिया भी उसकी मदद करने लगी, लेकिन तभी एक अलग ही नजारा सामने आया। वाटर टैंक से पानी टपक रहा था। धीरे धीरे फर्श गीला हो गया और पानी बहने लगा। गीता आश्चर्य से बोली, ये क्या हो रहा है इसमें? मुझे जयेश ने बेवकूफ बना दिया। लेकिन कूलर बहुत मस्त चल रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मैं इस टपकते हुए टैंक के नीचे एक तसला रख देती हूँ। उसने टैंक के नीचे एक तसला रख दिया। फिर गर्मी से परेशान होकर गीता भी सामने बैठ गई।
सब बच्चे ताली बजा बजा कर रिया और रजत का मजाक उड़ाने लगे। टपकने वाला कूलर आहा, टपकने वाला कूलर ऐसा कूलर तो हमने आज तक नहीं देखा। गीता नाराज होकर बोली, तुम सब भाग जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। सभी बच्चे नाराज होकर वहां से चले गए। गीता बोली, बच्चों हवा अच्छी आ रही है, अब ये कूलर वो वापस भी नहीं करेंगे, इसलिए अब हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। जब पानी से तसला भर जाए तो पानी फेंक देना और वाटर टैंक को फिर से भर देना। गीता की मजबूरी थी कि वो ये कमी सही नहीं करवा सकती थी क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। अब तो कूलर के पैसे भी उसकी छोटी सी सैलरी से कटने लगे थे। गीता ने अपने बच्चों को समझाया, हम सब लोग बहुत खुश हैं, रात में बारी बारी से सब कूलर में पानी भर देंगे और तसले का पानी फेंक देंगे। पूरी कॉलोनी में उनका कूलर मजाक का विषय था। एक दिन रोहित सवेरे सवेरे आकर गीता के सामने खड़ा हो गया। उसको कैलाश लाया था। टीना रोहित को छोड़कर किसी दूसरे के साथ रहने लगी थी और वो शर्म के कारण गीता के पास वापस नहीं आ रहा था। उसी समय कैलाश उसके पास पहुंच गया और बोला, यार चलकर भाभी से माफी मांग ले और फिर से नया जीवन शुरू कर। रोहित कैलाश की बात मानकर गीता और बच्चों के पास वापस चला गया। वहां उसने देखा कि कमरे में भीषण गरीबी छाई है। टूटे फूटे सामान और फटे पुराने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है। उसके कमजोर बच्चे तसले का भरा हुआ पानी फेंककर वाटर टैंक में पानी भर रहे हैं। ये देखकर रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने दौड़कर अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और गीता की ओर देखकर बोला, मैं तुम सबका गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं टीना की बातों में आकर पापी बन बैठा था। गीता ने उसे माफ कर दिया। बच्चे भी अब बहुत खुश थे। रोहित बोला, चलो बच्चों, सबसे पहले हम कूलर ही लाते हैं। फिर कॉलोनी वालों ने देखा कि गीता का पति रोहित लौट आया है और वो बहुत अच्छा कूलर लाए है, तो उसको देखने के लिए भीड़ लग गई। सब लोग रोहित को बता रहे थे, अजी हम तो कूलर देखने आए हैं, लेकिन आपकी पत्नी गीता तारीफ के काबिल है। उसने अपना समय गरीबी में काट लिया, लेकिन अपनी मर्यादा को आंच नहीं आने दी। रोहित ने गर्व से गीता की ओर देखकर कहा, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसी पत्नी मिली है। अरे सबको चाय पिलाओ गीता, हमारा नया कूलर आया है भाई। गीता हंसते हुए चाय बनाने चली गई। अब पूरे घर में खुशियां ही खुशियां थी।